नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत और स्वागत है मेरे YouTube चैनल SK2Z पे। और हम लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपसे उस दिन चर्चा की थी कि पहला पाठ कक्षा 6 का हम लोग मृदा की चर्चा करें। मृदा की परिभाषा मैंने आपसे चर्चा कर दी है, एक बार और चर्चा कर देता हूँ। पृथ्वी का वह ऊपरी भाग जिसमें पेड़ पौधे तथा फसलें उगाते हैं उसे मृदा कहते हैं। आज हम मृदा के कुछ जो मृदा कणाकार है, मृदा कणों में कौन कौन से कण पाए जाते हैं मृदा में, उसकी चर्चा करते हैं। तो ये मृदा कण कौन कौन से हैं मृदा में। चूंकि मृदा को मैंने बताया 4 अवयवों से मिलकर के बनी है। खनिज पदार्थ 45% बताया था, उसके बाद 5% कार्बनिक पदार्थ और 25% जल, 25% वायु। अब मृदा कण कौन कौन से हैं तो देखिए, एक है मोटी बालू। मोटी बालू, ये मोटी बालू है। इसका आकार 2 से 0.2 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 2 से 0.2 मिलीमीटर मोटी बालू। फिर उसके बाद में महीन बालू। महीन बालू, महीन बालू का आकार होता है 0.2 से 0.02। इसी तरीके से आगे महीन बालू के बाद में है सिल्ट। तो सिल्ट का आकार 0.02 से, उसी तरह देखिए यहां पर 0.2 से 0.2, फिर 0.2 से और 0.02, ये मिलीमीटर रहेगा। फिर 0.02 से 0.002, ये हो गया, ये भी मिलीमीटर में है। फिर उसके बाद में आता है मृत्तिका। ये सबसे महीन कण होते हैं मृदा के, इसलिए इनका व्यास भी सबसे कम होगा और ये होता है 0.002 से कम। तो ये मृदा के कण हो गए। आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये मृदा के कण हैं। फिर उसके बाद में बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। और मिट्टी के प्रकार हम लोग देखते हैं मुख्य कणाकार वर्ग के आधार पर। तो ये मृदा कण हो गए, आप जान लिए, मोटी बालू, फिर महीन बालू, सिल्ट और मृत्तिका। मृत्तिका बहुत ही महीन कण होते हैं, आप लोग देखते होंगे जैसे नहर वगैरह में। तो नहर वगैरह में जो नीचे मिट्टी जमी रहती है उसको आप सिल्ट या मृत्तिका के रूप में ही जानते हैं, गाद जिसको कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग जानते हैं ये जो मृदा है, तो इसको हम किन किन भागों में बांटते हैं, इसके विषय में जान लेते हैं थोड़ा सा। पहला है बलुई मिट्टी। क्या है पहला? बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी अगर देखा जाए तो इसमें बलुई मिट्टी नाम है, इसलिए आप जान लीजिए इसमें बालू की मात्रा अधिक होगी। फिर उसके बाद में दूसरी मिट्टी हमारी है, उसका नाम है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी। तो इसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, इसमें खेती करना मुश्किल होता है, यानी इसमें आप खेती नहीं कर सकते। फिर जैसे बलुई दोमट मिट्टी, तो कुछ शर्तों के साथ या कार्बनिक खादों को मिला करके इसमें हम खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में तीसरी मिट्टी हमारी है दोमट। दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सबसे कृषि के योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई मिट्टी है तो वो है दोमट मिट्टी। इसलिए कभी किसी भी चीज के लिए कोई पूछे कि सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो दोमट मिट्टी इसका जवाब होगा। फिर उसके बाद में है सिल्टी, यानी इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, उसे सिल्टी मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी, इसमें भी कंडीशंस के साथ साथ इसमें भी खेती की जा सकती है। इसको कुल मिलाकर एक और मिट्टी है, इसको कहते हैं 5वें काली मिट्टी। काली मिट्टी, और इसी को मृत्तिका के नाम से जानते हैं। मृत्तिका सबसे महीन कण होते हैं। तो उसके बाद में अगर इसको देखा जाए, एक काली मिट्टी में पानी सोखने की सर्वाधिक क्षमता होती, पानी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती। क्यों? अब आपसे बताऊं, बलुई मिट्टी में तुरंत पानी सोख जाता, बलुई मिट्टी में बारिश हुई आप निकल जाए तुरंत निकल जाएंगे, लेकिन काली मिट्टी में आपका पैर फिसल जाता है। अगर काली मिट्टी की एक और पहचान है, काली मिट्टी में आप जाएंगे तो आपका पैर फिसल सकता है, क्योंकि इसके कण बहुत महीन होते हैं
और इस मिट्टी में, काली मिट्टी में धान की उपज सर्वाधिक होती है, इसीलिए काली मिट्टी को धनखर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनखर मृदा कहते हैं। तो आप जान गए बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, शिल्टी, काली मिट्टी या मृत्तिका, और इसी को धनखर मिट्टी, चूंकि धान की सर्वाधिक खेती इसी में की जाती है। और अगर कृषि के महत्वपूर्ण से देखा जाए, कृषि के उपयोग के अनुसार देखा जाए, तो दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। इस प्रकार से हम इस मृदा के विषय में जान लिए। और उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, कृषि के आधार पर मृदा को 4 वर्गों में बांटते हैं। उन वर्गों की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कृषि के आधार पर मृदा को 4 वर्गों में बांटते हैं। तो आप देखें, सबसे पहला है अधिक उपजाऊ मृदा। अधिक उपजाऊ मृदा, जिसमें मृदा जो है सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है इसका पीएच मान। पीएच स्केल होता है, स्मॉल p टू द पावर h। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। उसके बाद में देखा जाए तो दूसरी है सामान्य उपजाऊ मृदा। अगर इसमें खाद उर्वरक की उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाए तो ये भी इस मृदा से जो है अच्छी उपज ली जा सकती है। सामान्य उपजाऊ मृदा, मृदा भी लिख देते हैं, सामान्य उपजाऊ मृदा। फिर तीसरी है कम उपजाऊ मृदा। कम उपजाऊ मृदा। फिर इसके बाद में चौथी है अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मृदा। तो आप देख रहे होंगे अधिक उपजाऊ मृदा कृषि के योग्य है, और ये जो सामान्य उपजाऊ मृदा इसका भी पीएच मान लगभग 7 ही होता है। और उसके बाद में अगर देखें तो कम उपजाऊ मृदा, इसका पीएच मान कम या अधिक हो सकता। और जो अनुपजाऊ मृदा होती है इसका पीएच मान या तो 7 से बहुत ज्यादा होता है या तो 7 से बहुत कम होता है। तो ये अम्लीय और क्षारीय मृदा के अंतर्गत आ जाते हैं, इसलिए इनमें खेती करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इन पे खेती नहीं की जा सकती ये वाले अनुपजाऊ मृदा में, इन 3 चीजों में। इसलिए इसको अनुपजाऊ मृदा को कृषि के अयोग्य मृदा भी कहते हैं। इसको भी जान लीजिए आप। उसके बाद में हम देखें कि एक अच्छी मृदा के कौन कौन से गुण हैं। तो देखिए अच्छी मृदा के गुण के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होनी चाहिए। अच्छी मृदा के गुण, अच्छी मृदा के गुण, अच्छी मृदा के गुण। नंबर 1 है इसकी मुलायम एवं भुरभुरी हो। क्या हो? मृदा क्या हो? मुलायम और भुरभुरी हो। नंबर 2 जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता अच्छी हो। उसके बाद में अगर देखा जाए मृदा में जैविक पदार्थ अधिक हो। मृदा में जैविक पदार्थ कहते हैं चाहे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त हो। ठीक है ना? तो ये सब मृदा के जल निकास की उचित व्यवस्था हो, सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि जल निकास की अच्छी व्यवस्था होगी तो आपकी मृदा खराब नहीं होती है। फिर उसके बाद में मृदा में कंकड़ या पत्थर न हो, ये सब जो है अच्छी मृदा के गुण हैं। फिर विभिन्न प्रकार की मृदाएं हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं, जो जानना बहुत जरूरी है। जैसे खादर और बांगर, ये 2 नाम आपने सुने होंगे, ना भी सुने हैं तो भी जान लीजिए। खादर मृदाएं और है बांगर मृदाएं। तो खादर मृदाएं वो मृदाएं हैं जो जमुना कह रहा हूं, गंगा यमुना, कोई भी नदियों के किनारे वाले एरिया में
तराई क्षेत्र में, जब नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में जो मृदा जो है नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी से बनी होती है उसे खादर मृदाएं कहा जाता है। और बांगर मृदाएं वो मृदाएं होती हैं कि जो पहले खादर थी, यानी पहले उसके द्वारा नदियों के द्वारा ला करके बहा करके बनाई गई हैं। अब वो पुरानी वहां पर अब नदी नहीं जा पाती, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, बांगर मृदाएं। और जो वर्तमान में भी नदियों से जलमग्न हो जाती हैं बारिश के सीजन में, उनको खादर मृदाएं कहा जाता है। तो खादर और बांगर के बारे में भी जान लिए हम लोग। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश की कुछ मृदाएं हैं, जैसे भावर एवं तराई क्षेत्र की मृदाएं हैं, मध्य के मैदानी क्षेत्र की मृदाएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं हैं। इस प्रकार से कुछ और मृदाएं होती है, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, विभिन्न प्रकार की। तो आप जानते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपसे चर्चा कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी, इसकी चर्चा कर देता हूं क्योंकि ये बहुत जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी से बनी मृदा को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ये जैसे हम लोगों के एरिया में जमुना जी के किनारे पूरा तराई बेल्ट है, वहां पर बिना खाद और बिना किसी उर्वरक के प्रयोग किए सर्वाधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये कृषि के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा यही जलोढ़ मिट्टी। ये नदियों के द्वारा ला करके बनाई जाती है। तो ये मृदा की चर्चाएं हो गई। और आज हम इतनी ही चर्चा करते हैं। मृदा का चैप्टर कक्षा 6 के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये पूरा होता है। उसके बाद में अगले चैप्टर के साथ हम लोग अगले दिन फिर मिलेंगे। अगला चैप्टर है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के विषय में थोड़ा मैं आपसे बता देता हूं। भूपरिष्करण आप लोग पढ़े रहेंगे। इसको इंग्लिश में टीलेज कहते हैं।